अगर कोई बोले इसमें कितनी यूनिट है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अगर तुम बोलो इसको वाटर मॉलिक्यूल 10 है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे देखेंगे ना इसमें वाटर मॉलिक्यूल गलत है, ये तो 10 है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल गलत हो जाएंगे। इसके लिखा जाता है Na2, ऐसे लिखा जाता है इसको। अगर हम देखें ना, एक सेकेंड, ऐसे लिखा जाता है B4O5OH का होल 4 OH का होल 4.8H2, ऐसे लिखा जाता है। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके साथ 8 वाटर मॉलिक्यूल बचते हैं आके। क्या बचते हैं? 8 वाटर मॉलिक्यूल बचते हैं इसके साथ। तो अगर एग्जैक्ट तुमसे पूछा जाए कि बोरेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो 8 है, ये मार्क कर लेना। बोरेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 8 है। B4O5OH का होल 4.8H2 कैसे बनेगा? देखो, B4 है, O5 है, B4 है, O आपके पास 5 है, बन गया, ठीक है। OH का होल 4। अब इधर देखो, मैंने यहाँ OH लगा दिया, OH। बोरोन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ तो 4 बॉन्ड बना लिए। दो का बोरोन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 बोरोन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ तो माइनस का साइन आना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो तभी तो बाहर Na2 है, क्योंकि यहाँ पे बाहर, यहाँ 2 माइनस, तो यहाँ कितना गया आपके पास? 2 Na प्लस गया। 2 Na प्लस टूट गया तो ये 2 माइनस टूट अंदर आ गया ना, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। बोरोन ने 4 बॉन्ड बना रखी है, .8H2। इसी तरह से, इसीलिए इसको बोलते हैं कि आपके पास 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कोई पूछे बोरोन ऑक्सीजन BO बॉन्ड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। BOB बॉन्ड कितनी है, BO बॉन्ड कितनी है, BOH बॉन्ड कितनी है, यही क्वेश्चन आते हैं। जब तक स्ट्रक्चर पता होगा तभी बनेगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? Na2B4O7 7H2O डालेंगे तो बनेगा NaOH प्लस H3BO3। इसका नाम होता है बोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? बोरिक एसिड। ध्यान रखना, बोरेक्स की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? NaOH प्लस बोरिक एसिड। ये आपका क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? वीक एसिड है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। बोरेक्स की रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, वीक एसिड आता है। तो पूरे सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो पूरे सॉल्यूशन का नेचर कैसे हो जाएगा? बेसिक। समझ गए? तो ये क्वेश्चन ये आएगा कि बोरेक्स को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में, बोरेक्स डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव an alkaline solution. Borax dissolve in water to give an alkaline solution. ये क्वेश्चन आता है कि बोरेक्स को पानी में डालेंगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा वो, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। बोरेक्स को हीट करते हैं, Na2B4O7.10H2O बोरेक्स है, इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे Na2B4O7 देगा। इसका नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट। क्या होता है? सोडियम मेटाबोरेट। और आपको बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रैक्टिकल वाले सिलेबस में, कि बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे दोबारा नहीं लिखवा रही कि उसके कलर क्या है, ठीक है। नीचे लिख लेना बोरेक्स बीट टेस्ट ऑलरेडी डन। यहाँ से मैंने आपको B2O3 से अलग अलग कलर करवाया है ना बोरेक्स बीट टेस्ट में, तो वो दोबारा नहीं करा रही हूँ, वो आपको फिर से वहीं से ही कर लेना, ठीक है। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में नीचे लिख लेना बोरेक्स बीट टेस्ट ऑलरेडी डन, वहीं से पढ़ लेना, वही वापस वही आ जाएगा बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है, वो हमने कर लिया है। तो मैं दोबारा नहीं करा रही, दोबारा नहीं लिख रही यहाँ पे,
ठीक है जी, आप वहां से दोबारा से देख लेना है उसको। ठीक है, करें अगला, हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे डाइबुरिन। नेक्स्ट हेडिंग डालो डाइबुरिन, इसका होता है B2H6। क्या होता है ये? डाइबुरिन B2H6। ठीक है जी। अब डाइबुरिन का स्ट्रक्चर है, इधर देखो BH3 आपका इस तरह से बन गया, यानी ये डाइमर बना है। ये भी हो गया BH3, इस तरह से बन गया। अब डाइमर B2H6 जोड़ना है। अब बोरोन का आपको पता है, आपके पास 2s2 2p1 होता है। एक कल भी बताया था कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेकर जाओगे तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब क्या होता है, ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल और ये जो हाइड्रोजन है, ये वैकेंट ऑर्बिटल इसकी और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपस में ओवरलैप करता है। मतलब देखो बॉन्ड बनानी है तो, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन के पास क्या है आपका? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड तो आप बॉन्ड बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, नहीं बना सकता ना। तो ये जो sp3 ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाता है और इसको बोलते हैं कि यहाँ पर बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये इसके साथ ओवरलैप कर गया तो इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन ने इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर दिया तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इस बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये होता है बनाना बॉन्ड। अब कैसे हुआ? ओवरलैप करा, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ ऐसे 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 यहाँ पे घूमता रहता है। तो हाइड्रोजन मैंने बीच में बना दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन से, ये बॉन्ड नहीं है, इस वैकेंट p ऑर्बिटल ने इसके साथ ओवरलैप करा है तो ये बनाना बॉन्ड बनी है। अब ये कितना सेंटर है? एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। ये समझ में आता है कि यहाँ पर बीच में कौन सी बॉन्ड बनी है? बनाना बॉन्ड बनी है। थोड़ा सा सेंटर में बना लो। कौन सी बॉन्ड बनी है यहाँ पे? बनाना बॉन्ड बनी है। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ये बीच में बनाना बॉन्ड बनी है, क्लियर है? कितना सेंटर है ये? 1 2 3, ये 3 सेंटर्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें खुद बताओ? एक बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो आपके पास कितनी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? दो आपके पास 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड है। और ये कितनी है? ये कितना है? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितना है? 2 सेंटर, 2 ही सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सारा 11th का है। ये 11th का सिलेबस पढ़ा रही हूँ मैं आपको, 12th का नहीं पढ़ा रही बी ब्लॉक, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ। ये मत कहना हमारा तो टॉपिक ही नहीं हुआ है। अब तुमको यही बोलोगे हमारे तो 11th का हुआ ही नहीं, और ये जबकि करा देते हैं। मैंने खुद ये केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों को पढ़ा दिया 11th क्लास में। आपको नोट्स भेजी हूँ, आप देख लेना। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने खुद ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए वहीं के वहीं। ये तो पढ़ा ही दिया। डायबोरिन कल जो पढ़ाया था वो सारा पढ़ा आता है उन लोग को। बोरेक्स नहीं पढ़ाया क्योंकि बोरेक्स प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, बाकी सारा उनको ऑलरेडी पढ़ा चुका। तो ये आपने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, बट ये केमिकल बॉन्डिंग में करा दिया जाता है।
ये सारा 11th क्लास का सिलेबस है। नहीं विश्वास तो नोट्स आपको भेज दिए हैं, खोल के देख लेना, उसी में ही है। कितने हैं ये यहाँ पे? टू सेंटर्ड, 4 बॉन्ड कितनी है? टू सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर आपने ये करा होता ना तो जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाता। अब 3-4 क्लास तो इसी में ही चली जाएंगी। कितनी है यहाँ पे? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन आ जाता है 2 कितनी है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 4 कितनी है? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें बॉन्ड एंगल भी याद करना है। ये देखो, ये जो ब्रिज, हाँ ये जो ब्रिज वाली बॉन्ड है, ये ब्रिज बना रखी है ना, ये ब्रिज बॉन्ड लेंथ है आपकी। ये ब्रिज नहीं है बीच वाला ब्रिज, ये ब्रिज बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर। 134 पिकोमीटर। बाहर की बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर। अंदर का एंगल है 97 डिग्री, बाहर का एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? ब्रिज बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ब्रिज बीएच बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बाहर की टर्मिनल बीएच बॉन्ड लेंथ से। यानी कि कौन सी? ब्रिज बीएच बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें, ब्रिज बीएच बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है टर्मिनल बीएच बॉन्ड लेंथ से। टर्मिनल बीएच बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, एंगल पूछे तो अंदर वाला ज्यादा है या बाहर वाला ज्यादा? बाहर वाला ज्यादा है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ये कौन सी बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन। प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन। ठीक है जी, BF3 है। BF3 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं तो बनता है B2H6 प्लस लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम बोराहाइड्राइड में I2 डालते हो तो बनता है B2H6 प्लस NaI प्लस H2। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे डायबोरेन कैसे प्रिपेयर करते हैं? इंडस्ट्रियल स्केल पे बताना है कैसे प्रिपेयर करेंगे। BF3 में सोडियम हाइड्राइड डालेंगे 450 केल्विन टेम्परेचर पर तो B2H6 बनेगा और 6 NaF बनेंगे, सोडियम फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, समझ गए? इंडस्ट्रियल स्केल पे B2H6 को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। प्रिंट आउट्स निकलवा लिए? मैंने कहा था कल निकलवा लेना। आयुष भेज देना, सबको भेज रखे है ना। प्रिंट आउट निकलवा लिए इधर गर्ल्स में किसी ने? बेटा निकलवाओ, फिर टेस्ट में तो वही आएगा। ये चैप्टर है ही वही, ये चैप्टर है ही वही। क्वेश्चन कहां से करोगे? तुम बोलोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो चीजें पढ़ी हुई तो फिर तुम्हें आनी भी चाहिए, आती तो फिर भी नहीं है। वो तुम्हारी मर्जी। मेरा वो तो देखो, वो तो तुम्हारी मर्जी है बेटा। मैंने अपना काम कर दिया, मेरे को प्रोवाइड करने थे तो मैंने दे दिए। आप प्रिंट्स निकलवाना चाहते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी है, वो आपकी मर्जी है ना। वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपको निकलवाना नहीं है। मेरी तरफ से काम हो गया है आपके पास तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, मैंने सबको भेज दिए। ठीक है जी, अब आपको कैसे करना है, वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको चीजें आनी चाहिए। मुझे उस चीज से मतलब है, मुझे इस चीज से मतलब ही नहीं है कि प्रिंट निकलो। मुझे इस चीज से मतलब है कि वो चीजें सारी आनी चाहिए, जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने दे दिया। ठीक है, तो सबको आना चाहिए। फिर कहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे?
वही सारा 11th का पी ब्लॉक, ये सॉरी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करना है पीवाईक्यूज में, और पी ब्लॉक के पीवाईक्यू तो वो करने हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पूरा पी ब्लॉक तो आपका सिलेबस ही नहीं है इस बारी। आपके पी ब्लॉक का सिलेबस है क्या, जनरल प्रॉपर्टीज जो भी चीजें, तो वो क्वेश्चंस करने हैं, फिर तुम छांटते रहोगे। इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी से जल्दी करा लो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्सडे आज जब कम से कम 3-4 दिन तो इसी में चैप्टर में ही लगेंगे, 4 से 5 दिन तो, ठीक है ना। क्या है आगे देखेंगे, B2H6 की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है, B2H6 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बनता है B2O3 प्लस वाटर, ठीक है। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू है -1976 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, नेगेटिव में आ रही है। बी रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करनी है तो B2H6 की रिएक्शन करेंगे, गैस होती है ये डाइवोरेन, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है बोरिक एसिड, क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है, और H2 गैस बाहर निकलती है, बोरिक एसिड बनता है, ठीक है। अगला एक है रिएक्शन B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है BH2NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। इसको आपने हीट करा तो बनेगा B3N3H6 प्लस 12H2। B3N3H6 का मतलब पता है क्या होता है, B3N3H6 को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, मतलब ये है बोराजीन, क्या है ये, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब बोराजीन। सिक्स B3N3N6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे इनऑर्गेनिक बेंजीन है ये, इधर ध्यान से देखेंगे, H6 से आपने 6 बना दिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ल्यूइस बेस की तरह काम करेगा, ये ल्यूइस एसिड की तरह, ये ल्यूइस बेस की तरह और ये ल्यूइस एसिड की तरह, ये ल्यूइस बेस, ये ल्यूइस एसिड, इस तरह से रेजोनेंस होता है, तो इसीलिए इसको बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, बेंजीन पे कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करा सकते, पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक में, बेंजीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, बेंजीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करा सकता, वेयर एज इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी कि बोराजीन B3N3H6 shows addition reaction, shows addition reaction, ये एडिशन रिएक्शन शो करा सकता है और बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं कराता, ये करवा सकता है। ध्यान से लिख भी लेना, ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, ये लुईस एसिड की तरह, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट और ऑर्बिटल पड़ी थी ना, ठीक है।
मैं नेट से देख लेती हूँ। देखो इधर, बोरॉन ने स्टेबिलिटी कैसे अचीव करी? आपने एक डाइबोरेन में जो हमने बनाया था, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने डाइबोरेन बनाया था, हर चीज की स्टेबिलिटी, मतलब कि बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल हमने कहा था ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे क्या शो कर दिया? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग शो कर दिया। और आज हमने क्या बनाया इसका? ये डाइमर बनाया, ठीक है, ये डाइमर बनाया, बनाना बॉन्ड वाला। तो अब क्या बोरॉन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताना? अभी भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, इसने थोड़ी दिया इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी उतने ही है। तो यानी कि अभी भी इसके पास कितने ही इलेक्ट्रॉन है? 6। अभी भी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैंने ये बताना भूल गई, लिख लेना। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके अभी पूरे ही नहीं हुए ना, तो स्टिल ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। हाइपो, हाइपर 8 से ज्यादा, हाइपो मतलब 8 से कम। हाँ, ठीक है। AlCl3 achieves stability by making dimer. AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी कैसे अचीव करता है? डाइमर बना के। कैसे अचीव करता है? डाइमर बना के, Al2Cl6 बना के, ठीक है। AlCl3 है, ये भी AlCl3 यहां बना दिया। इसके पास भी अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। सेम बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम में वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो ये इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहां पर भी ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब ये क्या हुआ? 1 2 3, 3 सेंटर्ड कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 2 और 2 4, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी कितना है? 3 सेंटर्ड। बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ? लेड टिन की बजाय, टिन लेड की बजाय क्या हो गया? लेड टिन। उल्टा होना चाहिए था ना, रीजन एक ही है और कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन की पोल शील्डिंग थी, पोल शील्डिंग से ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस के पास आ गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज छोटा होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बिल्कुल सीधा सीधा होता साइज के इनवर्सली, इसके इनवर्सली, फिर इनऑर्गेनिक की क्या बनती? ऐसे तो कल वाले में कितना ज्यादा था, पूरा ही पलट गया बोरॉन फैमिली में। याद करवाया था ना, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया, बिल्कुल ही पलट गया। रीजन बताया था ना कैसे। अब यहाँ पे वही रीजन है, रीजन तो बदलता ही नहीं कुछ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी साइज के क्या है? इनवर्सली। कार्बन, फिर लेड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की बराबर है 2.5, 1.9, 1.8, 1.8 और 1.8। हाँ, क्यों का कोई रीजन ही नहीं है। रीजन यही है, एक ही रीजन है, डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग। अब पुअर शील्डिंग से साइज छोटा होगा, किसका अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, क्या सबको पूरा 80% समझ में आ रहा है? एक बात बता, पूरा 80% समझ में आ रहा है? रीजन तो वही है ना, बोल तो सभी को रही, किसी को 10% आ रहा है, किसी को 20 आ रहा है, किसी को पूरा 80 आ रहा है, क्यों बता? बस वही, कोई रीजन ही नहीं है।
जब पूरा है ही पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की पुअर शील्डिंग, तो उसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा, कितना छोटा हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कितना छोटा हो गया, पलट ही गया, इतना छोटा होगा कि गैप कम हो गया। अब साइज छोटा तो आयनाइजेशन होती तो उससे उल्टी होगी, इसमें तो क्यों का कोई रीजन ही नहीं है। मैं भी तुमसे पूछूं, मैं भी तो इतनी देर से बोलती हूँ, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते, तुम भी तो कोई रीजन नहीं देते ना, क्यों का कोई रीजन नहीं देते। अब यहाँ तो एक ही रीजन है भाई, और कोई रीजन ही नहीं है, डाटा है, बाकी सारी चीजें। डेंसिटी बताइए, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है 3.51, 2.34, 5.32, 7.26, 11.34। सिलिकॉन को पीछे कर देना, कार्बन को आगे कर देना। सिलिकॉन को पीछे कर देना, कार्बन को आगे कर देना। सिलिकॉन है 2.34, 3.51, ठीक है। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, कार्बन का बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। क्यों होती है कार्बन की डेंसिटी बहुत ज्यादा, कार्बन कार्बन में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बॉइलिंग पॉइंट है बट उतना, कार्बन की बात नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन सॉलिड होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन में सिलिकेट होते हैं, इसलिए छोड़ दिया उसको, उस पर जाने की इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में चीजें कट गई है ना बहुत, अपने को लिमिटेड ही पढ़नी है, मैंने वहां नहीं गई। बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन कार्बन आती है, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन से, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, ठीक है। 348 किलो जूल पर मोल, 297, 260, 240। कैसे, रीजन पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज ज्यादा होता है, साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कितनी बार बता चुकी हूँ सिलेबस में। अब डालेंगे कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कार्बन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी 10th क्लास में बोलते थे, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, दैट इज कैटिनेशन। लिखना, लिखो, कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी, carbon atom have the tendency to link with one another, carbon atom have the tendency to link with one another, carbon atom have the tendency to link with one another through covalent bonds, through covalent bonds, through covalent bonds to form chains and rings, to form chains and rings. This property is called catenation. This property is called catenation. This property is called catenation.
कैटिनेशन किसका सबसे ज्यादा होता है? कार्बन का सेल्फ लिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, तभी तो कार्बन कार्बन से बॉन्ड स्ट्रांग होती है, तभी तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कार्बन कार्बन की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। फिर सिलिकॉन की, जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेड तो कैटिनेशन शो ही नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट डालो हेडिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ठीक है। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p1, यानी कि +1 और +3, +3 और +1 दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, +1 और +3 कर सकती है। हर किसी की +3 और +1 एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि NH2NP1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाउन द ग्रुप होता क्या है हमारा? डाउन द ग्रुप stability of lower oxidation state increases. Down the group stability of lower oxidation state increases. डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हायरार्की कम हो जाती है, यानी कि थैलियम प्लस में एग्जिस्ट करता है। डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 है, तो इसका क्या एग्जिस्ट करता है? +2 भी करता है, +4 भी, +2 भी और +4 एग्जिस्ट तो दोनों करते हैं, +2 और +4। अब डाउन द ग्रुप, ये मैंने जो पॉइंट लिखा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसके लिए नहीं है, दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए लिखा है, यानी कि वहां पे कौन एग्जिस्ट करेगा? Pb+2 एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्या हो रहा है कि नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हायर की कम हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, सही बात है। डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेड का +2 एग्जिस्ट करता है, लेड +4 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट को बोलते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? रिलक्टेंस ऑफ s electrons to participate in bond formation. Reluctance of s electrons to participate in bond formation. s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। नीचे में ये देखो है क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, यही होगी। तो नीचे जैसे जाते रहते हो, ये s के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने के लिए कौन जा रहा है? सिर्फ लास्ट वाला p का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तभी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है। s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही तुम नीचे जा रहे हो तो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या f के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, f के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रही है? पोर शील्डिंग से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। कल से मैं यही 5 लाइनें बोल रही हूँ, मेरे को लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा बोल ही नहीं रही, एक ही रीजन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस के पास में है, तो s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, टाइटली बाउंड है, न्यूक्लियस ने इस s के इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख रखे हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन से जाएंगे? सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसीलिए p के जाएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है, तो s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ जाती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट जाती है। ऊपर वालों का तो +4 स्टेबल होगा, नीचे वाले का +2 स्टेबल होगा। समझ आ गई?
इसी को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना बैठ के पढ़ोगे अब सारा? एक पॉइंट डिक्टेट कर रही हूँ, इसके नीचे लिख लो, इसी के नीचे लिख लो, एक पॉइंट डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो जो तुम्हें समझाया है क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। लिखो कि एफ डी और एफ की पोर शील्डिंग की वजह से, ये लिख रही हूँ। लिखो हाउ एवर डाउन दी ग्रुप, लिखो एक बार लिख लो, हाउ एवर डाउन दी ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, however down the group due to poor shielding of intervening, intervening intervening मतलब बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पुअर शील्डिंग ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ intervening intervening डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, comma the increased effective nuclear charge, the increased effective nuclear charge, the increased effective nuclear charge holds ns electron tightly, holds ns electron tightly, responsible for inert pair effect, ns electron tightly responsible for inert pair effect, and thereby restricting their, and thereby restricting their, and thereby restricting their participation in bonding, and thereby restricting their participation in bonding, and thereby restricting their participation in bonding। ठीक है, इसके आगे कल करेंगे सिलिकेट से। वो मेरे पास नहीं है, वो बच्चे के पास है, मैं क्लास में क्यों? हाँ, क्लास में थोड़ी कराया, मैम ने तो अभी करवाया ना तुम्हें, जितनी मैम ने ऑर्गेनिक कराया। क्यों? तब मैम ने कराई है। तुमसे ही नहीं उस टाइम जो मैम ने कराया, तो इन लोगों से ले लेना, वो तो मेरे पास नहीं होगा, इससे ले लेना ना, ऐसे ही रखा होगा 10 मिनट जो मैम ने कराया, जो ये जी। हाँ, इसको दिखा दो, ठीक है, हाँ, वो भेज दो।